पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ों के उस हिस्से में जहां नक्शे खत्म हो जाते हैं और कहानियां शुरू होती है, वहां एक घाटी थी, लुंगथिर। यह जगह किसी साधारण जंगल जैसी नहीं थी। यहां पेड़ों की जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह रेंगती थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी जो त्वचा पर नहीं, सीधे हड्डियों पर महसूस होती थी। और सबसे खौफनाक बात, यहां खामोशी भी जिंदा लगती थी, जैसे वो सुन रही हो, इंतजार कर रही हो। स्थानीय लोग इस घाटी का नाम लेते वक्त भी अपनी आवाज धीमी कर लेते थे। लुंगथिर, वो जगह जहां आत्माएं सांस लेती हैं। लेकिन जो लोग इस जगह को सच में जानते थे, वे इसे एक और नाम से पुकारते थे, दरवाजा। दरवाजा किसके लिए, ये कोई नहीं बताता था। घाटी के बीचों बीच, जहां पेड़ अचानक हट जाते थे और जमीन काली राख जैसी दिखती थी, वहां एक गोलाकार खुला स्थान था। उस जगह पर हमेशा ठंड रहती थी, चाहे मौसम कैसा भी हो। और उसी जगह उस रात आग जल रही थी, नीली आग। वो आग अजीब थी। वो जलती नहीं थी, खींचती थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके भीतर खींच रही हो। उस आग के सामने बैठा था एक बूढ़ा आदमी, इतना बूढ़ा कि उसकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उसकी त्वचा राख जैसी सूखी और फटी हुई थी, आंखें अंदर धसी हुई, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो हामरो जनजाति का आखिरी झाता था, चीजों को बुला सकता था। उसके सामने रखा था एक पुतला, लेकिन वो कोई खिलौना नहीं था। वो बना था मिट्टी, राख, सूखी जड़ों और किसी ऐसी चीज से जिसका नाम लेना भी सही नहीं लगता। उस पुतले की आंखों की जगह दो काले पत्थर जड़े थे, चमकते हुए, जैसे वे देख रहे हो। बूढ़े ने धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाया। उसकी उंगलियों में पकड़ थी एक पतली, लंबी सुई, हड्डी से बनी हुई। उसने बिना किसी हिचक के सुई उठाई और पुतले के सीने में घुसा दी। उसी क्षण मुंबई, एक ऊंची इमारत, 23वीं मंजिल। आर्यव अपने कमरे में अकेला था। रात के करीब 2 बजे थे। सब कुछ सामान्य था, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था। तभी अचानक उसके सीने में जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। वो जोर से हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी उंगलियां फर्श को खरोंचने लगी, सांसें बेकाबू, आंखें फैली हुई। ये कोई सामान्य दर्द नहीं था। ये ऐसा था जैसे उसका दिल अब उसका नहीं रहा। कुछ सेकंड या शायद मिनट, उसे खुद नहीं पता। अचानक सब शांत, दर्द खत्म, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ हुआ था, बहुत कुछ। आर्यव धीरे धीरे उठा। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या था ये? उसने खुद से फुसफुसाया। उसने पानी पीने का सोचा। बाथरूम में गया, नल खोला, ठंडा पानी। उसने अपने चेहरे पर पानी डाला। फिर उसने आईने में देखा और उस पल उसकी दुनिया बदल गई। आईने में उसका चेहरा नहीं था, वहां कोई और था। लंबा, खींचा हुआ चेहरा, त्वचा अस्वाभाविक रूप से काली, आंखें पूरी तरह सफेद और होठों पर एक मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। आर्यव पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर उसने वापस आईने में देखा। अब वह खुद था, सामान्य, लेकिन नहीं, अब कुछ भी सामान्य नहीं था। उस रात के बाद चीजें बदलने लगी, धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे कोई परछाई उसके जीवन में घुल रही हो। पानी पीते वक्त उसे हल्की लाली दिखने लगी। पहले उसने सोचा रोशनी का असर है, लेकिन हर बार खाने में गंध आने लगी, सड़ी हुई, जैसे कुछ खराब हो चुका हो। लेकिन बाकी लोगों को सब ठीक लगता। सबसे डरावनी चीज थी वो एहसास कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है, इतना पास
कि उसकी सांसें उसकी गर्दन को छूती थी। लेकिन जब भी वो मुड़ता, कुछ नहीं, सिर्फ खाली जगह। तीसरी रात, शहर सो चुका था। आर्यव खिड़की के पास खड़ा था। नीचे सड़कों पर हल्की रोशनी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग की छत पर गई। कुछ था वहां, कुछ हिल रहा था। उसने ध्यान से देखा और उसका दिल रुक गया। वहां एक आकृति खड़ी थी, लंबी, बहुत लंबी, मानव से कहीं ज्यादा ऊंची। उसका शरीर पूरी तरह काला था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी गर्दन, असामान्य रूप से लंबी, जैसे वो ऊपर से नहीं, अंदर तक देख रही हो। वो आकृति धीरे धीरे हिली। उसने अपना हाथ उठाया और 3 उंगलियां दिखाई। आर्यव की सांस अटक गई। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में एक फुसफुसाहट गूंजी। 3 रातें। बिल्कुल उसी समय लुंगथिर घाटी। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखें खुली और उसने धीरे से कहा, पहली छूली। रात 1 खत्म। अगले दिन आर्यव ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। ऑफिस गया, लोगों से मिला। सब कुछ ठीक था, लेकिन नहीं, कुछ गड़बड़ थी। उसके आसपास के लोग थोड़े अलग लग रहे थे, जैसे उनकी आंखों में कुछ कमी हो, जैसे वे पूरी तरह इंसान नहीं। उसने अपने दोस्त करण से बात की। तू ठीक है? करण ने पूछा। आर्यव ने हंसने की कोशिश की। हाँ, बस नींद नहीं आई। करण ने उसे कुछ सेकंड देखा, फिर बोला, तू बदल गया है। क्या? पता नहीं, तेरी आंखें। उस रात आर्यव ने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। 3 बजे वह अचानक उठ बैठा। कमरे में ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड। उसने महसूस किया वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और देखा, कमरे के कोने में कोई खड़ा था, अब और करीब। उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, या शायद चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक काला गड्ढा। वह हिली नहीं, बस खड़ी रही, देखती हुई। आर्यव जड़ हो गया। उसकी सांसें रुक गई, फिर वह गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। आर्यव जड़ हो गया। रात 2 खत्म, और तीसरी रात आने से पहले कुछ बदल गया। आर्यव अब खुद को पहचान नहीं पा रहा था। उसके सपनों में आवाजें आने लगी। कोई उसे बुला रहा था, एक ही दिशा में, एक ही जगह, लुंगथिर। उसने इंटरनेट पर खोजा, कुछ नहीं। फिर एक पुराना फोरम मिला। किसी ने लिखा था, अगर तुम्हें 3 रातों का संकेत मिले तो भागो नहीं, क्योंकि वह तुम्हें ढूंढ लेगा। तीसरी रात, सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। आर्यव ने खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन उसमें एक गंध थी, जंगल की, गीली मिट्टी की, लुंगथिर की। और फिर उसने देखा, वह आकृति अब सामने नहीं थी, वह उसके कमरे में थी, बहुत करीब, इतने करीब कि उसकी सांसें अब महसूस हो रही थी। वह झुकी और पहली बार उसने कुछ कहा, धीरे, भारी आवाज में, तुम चुने गए हो। आर्यव कांप उठा। क्या? क्यों? एक लंबी खामोशी। फिर, क्योंकि तुम पहले भी मर चुके हो। और उसी क्षण सब अंधेरा। लुंगथिर घाटी, नीली आग अचानक तेज हो गई। धा! आदमी खड़ा हुआ। उसने पुतले को उठाया और धीरे से कहा, तीसरी पूरी। उसकी मुस्कान अब और गहरी थी। अब वो खुद आएगा। और कहीं दूर एक आवाज गूंजी, जैसे किसी दरवाजे के खुलने की। आर्यव की जिंदगी अब एक सीधी रेखा नहीं रही थी।
बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का एक खतरनाक संगम बन चुकी थी। एक वो है जिसे लोग देखते थे, जहां वो एक सामान्य इंसान की तरह चलता फिरता, बात करता, काम करता दिखाई देता था, और दूसरी वो है जो हर पल उसकी आंखों के पीछे चल रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी भी भरोसे के लायक नहीं थी और हर परछाई के पीछे कुछ छिपा हुआ लगता था, और इन दोनों दुनियाओं के बीच का फासला हर दिन बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो रही हो जो उसे धीरे धीरे बाकी दुनिया से अलग कर रही हो। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक मौजूदगी थी, एक ऐसी चीज जो देखी नहीं जा सकती थी लेकिन हर वक्त महसूस होती थी। जैसे कोई शिकारी जंगल में अपने शिकार का पीछा करता है, बिना आवाज किए, बिना जल्दबाजी किए, बस सही समय का इंतजार करता हुआ। सुबह जब आर्यव उठा तो उसे कुछ सेकंड के लिए लगा कि शायद सब एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के कोने की तरफ देखा जहां पिछली रात उसने उस आकृति को खड़ा देखा था, उसके सीने में वही जानी पहचानी ठंडक उतर गई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन कुछ नहीं ही अब सबसे बड़ा संकेत बन चुका था। वो बिस्तर से उठा, लेकिन उसके कदम भारी थे, जैसे जमीन उसे पकड़कर रोक रही हो। उसने खुद को आईने में देखने की हिम्मत नहीं की। अब आईना सिर्फ कांच नहीं रहा था, वो एक दरवाजा बन चुका था। ऑफिस जाना जरूरी था, सामान्य दिखना जरूरी था, और यही सबसे मुश्किल काम था। कार में बैठते वक्त उसे लगा कि कोई पीछे वाली सीट पर बैठा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, खाली। लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कांच में हल्की सी हलचल हुई हो। ऑफिस में सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। लोग, कंप्यूटर, आवाजें, हल्की हल्की हंसी। बट अब हर चीज के पीछे एक परछाई जुड़ गई थी। कांच की दीवारों में, स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में, यहां तक कि कॉफी मशीन के स्टील में भी उसे कभी कभी वही लंबी आकृति दिखाई देती थी, बस एक पल के लिए, फिर गायब। इतनी जल्दी कि वो खुद ही यकीन नहीं कर पाता कि उसने सच में देखा या उसका दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन उसका शरीर झूठ नहीं बोल रहा था। हर बार जब वो आकृति दिखती, उसकी सांसें रुक जाती, दिल की धड़कन अनियंत्रित हो जाती और उसके हाथ ठंडे पड़ जाते। दोपहर तक आते आते वो टूटने लगा था। तभी नायरा उसके पास आई। नायरा उसकी सबसे करीबी दोस्त और शायद इस वक्त उसकी आखिरी उम्मीद। तू ठीक नहीं लग रहा, उसने सीधे कहा। आर्यव ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर वो रुक गया। कभी कभी डर को अंदर रखने से वो और बड़ा हो जाता है, और उसने सब कुछ बता दिया। 3 रातें, वो आकृति, आईने वाला चेहरा, वो फुसफुसाहट। नायरा चुपचाप सुनती रही। उसका चेहरा पहले जैसा ही शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी उतर चुकी थी। वो उन लोगों में से थी जो हर चीज को लॉजिक से समझते हैं, जो डर को भी एक पैटर्न की तरह देखते हैं, लेकिन यहां पैटर्न नहीं आ रहा था। बहुत साफ था, और यही सबसे खतरनाक था। ये रैंडम नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो क्या है? आर्यव की आवाज कांप रही थी। ये स्ट्रक्चर्ड है, किसी ने प्लान किया है। ये सुनकर कमरे की हवा और भारी हो गई। उस दिन के बाद नायरा ने खुद को पूरी तरह इसमें झोंक दिया। वो इंटरनेट खंगालने लगी, पुराने फोरम, डार्क ब्लॉग्स, अनसुलझे केस, मेडिकल रिपोर्ट्स, यहां तक कि कुछ बैंड आर्काइव्स तक। वो हर उस चीज को ढूंढ रही थी जो इस पैटर्न से जुड़ सके। और फिर उसे मिला एक पुराना ब्लॉग, कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं, कोई ऑथर नहीं, बस एक पोस्ट जिसका टाइटल था लंगथिर, द वैली दैट डजंट लेट गो। उसने पढ़ना शुरू किया। हर लाइन के साथ उसकी उंगलियां ठंडी होती गई।
वहां लिखा था कि हामरू जनजाति सिर्फ रिचुअल्स नहीं करती, वो चिन्हित करते हैं। वे किसी इंसान को दूर से चुन सकते हैं, बिना उसके पास आए, बिना उसे छुए, और फिर एक प्रक्रिया शुरू होती है 3 चरणों की। पहला भ्रम, दूसरा दर्द, और सबसे डरावनी बात, अगर तीसरा चरण शुरू हो जाए तो बचने का कोई तरीका नहीं होता। नायरा ने स्क्रीन बंद कर दी। कुछ सेकंड तक वो वहीं बैठी रही, फिर उसने गहरी सांस ली। आर्यव को यह सब बताना शायद उसे और तोड़ देता, इसलिए उसने फैसला किया उसे किसी ऐसे इंसान के पास ले जाना होगा जो समझता हो। शाम, शहर का एक पुराना हिस्सा, तंग गलियां, धुंधली रोशनी और हवा में अगरबत्ती और नमी की मिली जुली गंध। वही एक छोटा सा कमरा था। दरवाजे के बाहर कोई बोर्ड नहीं था, बस एक काला धागा बंधा हुआ था। यह था कबीरनाथ का ठिकाना। दरवाजा खुला, अंदर हल्की पीली रोशनी थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक आदमी बैठा था, शांत, स्थिर। उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी, जैसे वे सिर्फ देख नहीं रही, पढ़ रही हो। जैसे ही आर्यव अंदर आया, कबीरनाथ ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, फिर वो बोला, तुझे किसी ने पुकारा नहीं है, तुझे चुना गया है। कमरे की हवा जम गई। आर्यव के गले से आवाज नहीं निकली। इसका मतलब? नायरा ने पूछा। कबीरनाथ ने धीरे धीरे कहा, कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिनमें बलि पहले तय होती है और वो भाग नहीं सकती। आर्यव के हाथ कांपने लगे। क्या मैं मर जाऊंगा? कबीरनाथ ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो उठा, आर्यव के पास आया, उसकी कलाई पकड़ी, और उसी पल उसका चेहरा बदल गया, जैसे उसने कुछ छू लिया हो जो छूना नहीं चाहिए था। उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया, एक कदम पीछे गया। उसकी आवाज अब भारी थी। तेरे ऊपर बंधन है, सीधा नहीं, माध्यम से। माध्यम? नायरा ने पूछा। कोई वस्तु जो तेरे पास रहती है हर वक्त। आर्यव ने तुरंत अपनी जेबें टटोली। कुछ नहीं, कुछ भी अजीब नहीं। फिर उसकी नजर पड़ी, उसकी चाबी, उसके कमरे की चाबी, जिस पर लगा था एक काला अजीब धातु का कीचेन। वो उसे कुछ दिन पहले मिला था, राघव से, उसका पुराना दोस्त, जिससे वो महीनों बाद मिला था। ये आर्यव ने धीरे से कहा। जैसे ही कबीरनाथ की नजर उस कीचेन पर पड़ी, उसने आंखें बंद कर ली। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। कुछ सेकंड बाद उसने धोरे से कहा, यही है। उसकी आवाज में डर था, साफ डर। यह तेरी मौत की डोर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नायरा अब तक मजबूत बनी हुई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। इसे तोड़ सकते हैं? उसने पूछा। कबीरनाथ ने धीरे से सिर हिलाया। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं तो वो रुका। तीसरी रात आखिरी होगी। और तभी लाइट झपकी। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर बहुत करीब आई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड, सिर्फ खामोशी। फिर बहुत करीब आई। आर्यव ने उसे महसूस किया। वो फिर से आ गया था। इस बार बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी मौजूदगी अब हवा में नहीं, उसके शरीर में महसूस हो रही थी। धीरे धीरे अंधेरे में एक आकृति उभरी, वही लंबी परछाई, लेकिन इस बार उसके पहले से ज्यादा साफ थी। जैसे वो अब छिप नहीं रही, जैसे उसे छिपने की जरूरत नहीं रही। उसने अपना हाथ उठाया, धीरे धीरे, और इस बार उसकी उंगलियां 2 हुई। आर्यव ने उसे महसूस किया। नायरा नहीं देखा, लेकिन उसने महसूस किया।
कमरे का तापमान गिर गया। दीवारों से जैसे फुसफुसाहट आ रही थी। कबीरनाथ जड़ हो गया। उसकी आंखें खुली थी और पहली बार उनमें डर नहीं, स्वीकार था। जैसे वो जानता हो अब खेल उसके हाथ में नहीं रहा। अंधेरे में वो आकृति धीरे धीरे और पास आई, इतनी पास कि अब उसका चेहरा लगभग आर्यव के सामने था, या जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ खालीपन, एक काला अंतहीन खालीपन। और उस खालीपन से एक आवाज निकली, धीमी, भारी, ठंडी। दूसरी, पूरी। लाइट वापस आ गई, कमरा फिर से सामान्य, आकृति गायब, लेकिन अब कुछ भी सामान्य नहीं था। कबीरनाथ ने धीमी आवाज में कहा, तेरे पास अब बहुत कम समय है। उसने किचन की तरफ इशारा किया, या तो इसे तोड़ या खुद टूट जा। और उसी पल आर्यव को पहली बार समझ आया, यह सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी, यह एक सौदा था, परछाइयों का सौदा, जिसमें कीमत हमेशा जान होती है। आर्यव की जिंदगी अब एक सीधी रेखा नहीं रही थी, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का एक खतरनाक संगम बन चुकी थी। एक वो है जिसे लोग देखते थे, जहां वो एक सामान्य इंसान की तरह चलता फिरता, बात करता, काम करता दिखाई देता था। और दूसरी वो है जो हर पल उसकी आंखों के पीछे चल रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी भी भरोसे के लायक नहीं थी और हर परछाई के पीछे कुछ छिपा हुआ लगता था। और इन दोनों दुनियाओं के बीच का फासला हर दिन बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो रही हो, जो उसे धीरे धीरे बाकी दुनिया से अलग कर रही हो। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक मौजूदगी थी, एक ऐसी चीज जो देखी नहीं जा सकती थी, लेकिन हर वक्त महसूस होती थी। जैसे कोई शिकारी जंगल में अपने शिकार का पीछा करता है, बिना आवाज किए, बिना जल्दबाजी किए, बस सही समय का इंतजार करता हुआ। सुबह जब आर्यव उठा तो उसे कुछ सेकंड के लिए लगा कि शायद सब एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के कोने की तरफ देखा जहां पिछली रात उसने उस आकृति को खड़ा देखा था, उसके सीने में वही जानी पहचानी ठंडक उतर गई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन कुछ नहीं ही अब सबसे बड़ा संकेत बन चुका था। वो बिस्तर से उठा, लेकिन उसके कदम भारी थे, जैसे जमीन उसे पकड़कर रोक रही हो। उसने खुद को आईने में देखने की हिम्मत नहीं की। अब आईना सिर्फ कांच नहीं रहा था, वो एक दरवाजा बन चुका था। ऑफिस जाना जरूरी था, सामान्य दिखना जरूरी था, और यही सबसे मुश्किल काम था। कार में बैठते वक्त उसे लगा कि कोई पीछे वाली सीट पर बैठा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, खाली। लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कांच में हल्की सी हलचल हुई हो। ऑफिस में सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। लोग, कंप्यूटर, आवाजें, हल्की हल्की हंसी। बट अब हर चीज के पीछे एक परछाई जुड़ गई थी। कांच की दीवारों में, स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में, यहां तक कि कॉफी मशीन के स्टील में भी उसे कभी कभी वही लंबी आकृति दिखाई देती थी। बस एक पल के लिए, फिर गायब। इतनी जल्दी कि वो खुद ही यकीन नहीं कर पाता कि उसने सच में देखा या उसका दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन उसका शरीर झूठ नहीं बोल रहा था। हर बार जब वो आकृति दिखती, उसकी सांसें रुक जाती, दिल की धड़कन अनियंत्रित हो जाती और उसके हाथ ठंडे पड़ जाते। दोपहर तक आते आते वो टूटने लगा था। तभी नायरा उसके पास आई। नायरा उसकी सबसे करीबी दोस्त और शायद इस वक्त उसकी आखिरी उम्मीद। तू ठीक नहीं लग रहा, उसने सीधे कहा। आर्यव ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर वो रुक गया। कभी कभी डर को अंदर रखने से वो और बड़ा हो जाता है, और उसने सब कुछ बता दिया। 3 रातें, वो आकृति, आईने वाला चेहरा, वो फुसफुसाहट,
नायरा चुपचाप सुनती रही। उसका चेहरा पहले जैसा ही शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी उतर चुकी थी। वो उन लोगों में से थी जो हर चीज को लॉजिक से समझते हैं, जो डर को भी एक पैटर्न की तरह देखते हैं। लेकिन यहां पैटर्न नहीं आ रहा था, बहुत साफ था, और यही सबसे खतरनाक था। ये रैंडम नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो क्या है? आर्यव की आवाज कांप रही थी। ये स्ट्रक्चर्ड है, किसी ने प्लान किया है। ये सुनकर कमरे की हवा और भारी हो गई। उस दिन के बाद नायरा ने खुद को पूरी तरह इसमें झोंक दिया। वो इंटरनेट खंगालने लगी, पुराने फोरम, डार्क ब्लॉग्स, अनसुलझे केस, मेडिकल रिपोर्ट्स, यहां तक कि कुछ बैंड आर्काइव्स तक। वो हर उस चीज को ढूंढ रही थी जो इस पैटर्न से जुड़ सके। और फिर उसे मिला एक पुराना ब्लॉग, कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं, कोई ऑथर नहीं, बस एक पोस्ट जिसका टाइटल था लंगथिर, द वैली दैट डजंट लेट गो। उसने पढ़ना शुरू किया। हर लाइन के साथ उसकी उंगलियां ठंडी होती गईं। वहां लिखा था कि हामरू जनजाति सिर्फ रिचुअल्स नहीं करती, वो चिन्हित करते हैं। वे किसी इंसान को दूर से चुन सकते हैं, बिना उसके पास आए, बिना उसे छुए, और फिर एक प्रक्रिया शुरू होती है 3 चरणों की। पहला भ्रम, दूसरा दर्द, और सबसे डरावनी बात, अगर तीसरा चरण शुरू हो जाए तो बचने का कोई तरीका नहीं होता। नायरा ने स्क्रीन बंद कर दी। कुछ सेकंड तक वो वहीं बैठी रही, फिर उसने गहरी सांस ली। आर्यव को यह सब बताना शायद उसे और तोड़ देता, इसलिए उसने फैसला किया उसे किसी ऐसे इंसान के पास ले जाना होगा जो समझता हो। शाम, शहर का एक पुराना हिस्सा, तंग गलियां, धुंधली रोशनी, और हवा में अगरबत्ती और नमी की मिली जुली गंध। वही एक छोटा सा कमरा था। दरवाजे के बाहर कोई बोर्ड नहीं था, बस एक काला धागा बंधा हुआ था। ये था कबीरनाथ का ठिकाना। दरवाजा खुला, अंदर हल्की पीली रोशनी थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक आदमी बैठा था, शांत, स्थिर। उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी, जैसे वे सिर्फ देख नहीं रही, पढ़ रही हो। जैसे ही आर्यव अंदर आया, कबीरनाथ ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, फिर वो बोला, तुझे किसी ने पुकारा नहीं है, तुझे चुना गया है। कमरे की हवा जम गई। आर्यव के गले से आवाज नहीं निकली। इसका मतलब? नायरा ने पूछा। कबीरनाथ ने धीरे धीरे कहा, कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिनमें बलि पहले तय होती है और वो भाग नहीं सकती। आर्यव के हाथ कांपने लगे। क्या मैं मर जाऊंगा? कबीरनाथ ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो उठा, आर्यव के पास आया, उसकी कलाई पकड़ी, और उसी पल उसका चेहरा बदल गया, जैसे उसने कुछ छू लिया हो जो छूना नहीं चाहिए था। उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया, एक कदम पीछे गया। उसकी आवाज अब भारी थी, तेरे ऊपर बंधन है, सीधा नहीं, माध्यम से। माध्यम? नायरा ने पूछा। कोई वस्तु जो तेरे पास रहती है हर वक्त। आर्यव ने तुरंत अपनी जेबें टटोली। कुछ नहीं, कुछ भी अजीब नहीं। फिर उसकी नजर पड़ी, उसकी चाबी, उसके कमरे की चाबी, जिस पर लगा था एक काला अजीब धातु का कीचेन। वो उसे कुछ दिन पहले मिला था, राघव से, उसका पुराना दोस्त, जिससे वो महीनों बाद मिला था। ये आर्यव ने धीरे से कहा। जैसे ही कबीरनाथ की नजर उस कीचेन पर पड़ी, उसने आंखें बंद कर ली। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। कुछ सेकंड बाद उसने धोरे से कहा, यही है। उसकी आवाज में डर था, साफ डर। यह तेरी मौत की डोर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नायरा अब तक मजबूत बनी हुई थी, लेकिन अब
उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। इसे तोड़ सकते हैं? उसने पूछा। कबीरनाथ ने धीरे से सिर हिलाया। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं तो वो रुका। तीसरी रात आखिरी होगी। और तभी लाइट झपकी। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर बहुत करीब आई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड सिर्फ खामोशी। फिर बहुत करीब आई। आर्यव ने उसे महसूस किया। वो फिर से आ गया था। इस बार बहुत करीब। इतना करीब कि उसकी मौजूदगी अब हवा में नहीं, उसके शरीर में महसूस हो रही थी। धीरे धीरे अंधेरे में एक आकृति उभरी। वही लंबी परछाई, लेकिन इस बार उसके पहले से ज्यादा साफ थी। जैसे वो अब छिप नहीं रही, जैसे उसे छिपने की जरूरत नहीं रही। उसने अपना हाथ उठाया, धीरे धीरे, और इस बार उसकी उंगलियां दो हुई। आर्यव ने उसे महसूस किया। नायरा नहीं देखा, लेकिन उसने महसूस किया। कमरे का तापमान गिर गया। दीवारों से जैसे फुसफुसाहट आ रही थी। कबीरनाथ जड़ हो गया। उसकी आंखें खुली थी और पहली बार उनमें डर नहीं, स्वीकार था। जैसे वो जानता हो अब खेल उसके हाथ में नहीं रहा। अंधेरे में वो आकृति धीरे धीरे और पास आई। इतनी पास कि अब उसका चेहरा लगभग आर्यव के सामने था, या जहां चेहरा होना चाहिए था। वहां सिर्फ खालीपन, एक काला अंतहीन खालीपन। और उस खालीपन से एक आवाज निकली, धीमी, भारी, ठंडी। दूसरी, पूरी। लाइट वापस आ गई। कमरा फिर से सामान्य। आकृति गायब, लेकिन अब कुछ भी सामान्य नहीं था। कबीरनाथ ने धीमी आवाज में कहा, तेरे पास अब बहुत कम समय है। उसने किचन की तरफ इशारा किया। या तो इसे तोड़ या खुद टूट जा। और उसी पल आर्यव को पहली बार समझ आया, यह सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी, यह एक सौदा था। परछाइयों का सौदा, जिसमें कीमत हमेशा जान होती है। अनुष्ठान शुरू हो चुका था, लेकिन यह कोई साधारण क्रिया नहीं था। एक कलियुग दिशाओं में खिंचती हुई एक अदृश्य रस्साकशी थी। एक युद्ध जिसमें तलवारें नहीं थी, लेकिन हर वार सीधे आत्मा पर पड़ रहा था। और इस युद्ध के ठीक बीच में था आर्यव, न पूरी तरह शिकार, न पूरी तरह योद्धा। घाटी की हवा बदल चुकी थी। लुंगथिर अब शांत नहीं था, वो जाग चुका था। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य लहर उन्हें छू रही हो। जमीन के नीचे हल्की कंपन महसूस हो रही थी, जैसे धरती खुद इस अनुष्ठान को पहचानती हो और उसका जवाब दे रही हो। बीच में नीली आग अब स्थिर नहीं थी। उसकी लपटें ऊपर नहीं, भीतर की तरफ मुड़ रही थी, जैसे वो किसी चीज को निगल रही हो। बूढ़ा तांत्रिक, वही जो अब तक शांत और नपा-तुला लग रहा था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आवाज गहरी हो गई थी, मंत्र तेज हो गए थे, और हर शब्द के साथ हवा भारी होती जा रही थी। उसके सामने रखा था वो पुतला, और उसके चारों ओर सुइयां। वो एक एक करके उन्हें उठाता, मंत्र पढ़ता और पुतले में चुभो देता। पहली सुई, आर्यव के सीने में आग की तरह दर्द उठा। उसका शरीर झटका खाकर पीछे गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। दूसरी सुई, दर्द अचानक कम हो गया, इतना कि उसे खुद पर शक हुआ, क्या अभी अभी जो हुआ वह सच था? लेकिन उसके शरीर की थकान बता रही थी कुछ हुआ था। तीसरी सुई, उसके सिर के अंदर जैसे कोई दरवाजा खुला। आवाजें, फुसफुसाहटें, एक साथ, अलग अलग दिशाओं से।
यह सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, यह उसकी हकीकत को खींचने की कोशिश थी। और तभी एक तेज हवा का झोंका आया, इतना अचानक कि पेड़ों की पत्तियां एक साथ कांप उठी। नीली आग की लपटें ऊंची उठी, असामान्य रूप से, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। बूढ़ा एक पल के लिए रुका, उसने आंखें बंद की और धीमे से कहा, शुरू हो गया। उसी क्षण शहर, रात। राघव अपने कमरे में अकेला था। वो बेचैन था कई दिनों से, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने अचानक अपने सीने को पकड़ा। दर्द तेज, अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ऐंठने लगा, हाथ पैर बेकाबू, आंखें फैल गईं और उनमें डर, सच्चा कच्चा डर, जैसे उसे समझ आ गया हो जो उसने शुरू किया था वो अब वापस आ रहा है, वापस लंगथिर। बूढ़े ने आंखें खोली, उसकी नजर सीधी आर्यव पर थी। अब सच सामने आएगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी अंतिमता थी, जैसे कोई दरवाजा खुलने वाला हो जिसे बंद नहीं किया जा सकता। उसने अंतिम सुई उठाई, कुछ पल तक उसे देखा। मंत्र तेज हो गए। आसपास खड़े हामरू लोग एक साथ बुदबुदाने लगे। उनकी आवाजें अलग थी, लेकिन मिलकर एक लहर बन रही थी, जैसे वे किसी एक चीज को बुला रहे हो, या जैसे वे किसी चीज को छोड़ रहे हो। सुई पुतले में धंसी और उसी पल आर्यव की दुनिया टूट गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा नहीं आया, बल्कि रोशनी आई, तेज, चुभती हुई। और उस रोशनी में दृश्य, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना चेतावनी। दृश्य एक पार्टी, लाइट्स, म्यूजिक, लोग हंस रहे हैं। वो खुद आर्यव भी वहां है और उसके सामने राघव, सामान्य दोस्त जैसा। वो उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है। छोटी सी चीज है याद के लिए, एक की चेन, काली, अजीब। दृश्य 2, एक कमरा, अंधेरा, मोमबत्तियां, दीवारों पर अजीब चिन्ह और बीच में राघव, अकेला नहीं। उसके सामने बैठा है एक तांत्रिक। चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी आवाज भारी, ठंडी। तैयार है? वो पूछता है। राघव कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर सिर हिलाता है। दृश्य 3, वही पुतला, वही सुइया, वही अनुष्ठान, लेकिन इस बार शिकार कोई और नहीं, वो खुद है, आर्यव। दृश्य 4, राघव की आंखें, उनमें हिचक है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और, ईर्ष्या, गुस्सा या डर। दृश्य तेज होते गए, तेज और तेज, जैसे कोई सच को छुपाने की कोशिश कर रहा हो और वो जबरदस्ती बाहर आ रहा हो। और फिर सब रुक गया। आर्यव हाफ रहा था, उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ, लेकिन घाटी की हवा अब भी ठंडी थी, बहुत ठंडी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, बूढ़े की तरफ देखा। वो राघव था। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन अब उसमें शक नहीं था, सिर्फ यकीन। टूट गया और उसी जगह कुछ और उगाया, गुस्सा, तेज, जलता हुआ, और उसके साथ दर्द, गहरा, जैसे किसी ने उसके भरोसे को ही जला दिया हो। क्यों? उसने फुसफुसाया, लेकिन यह सवाल अब हवा में नहीं था, यह सीधा उसके अतीत की तरफ था। बूढ़ा चुप रहा कुछ सेकंड, फिर उसने धीरे से कहा, सच हमेशा साफ नहीं होता, तो कभी कभी वो जहर होता है। नीली आग अब शांत होने लगी, लपटें नीचे आने लगी, मंत्र धीमे पड़ गए। आसपास खड़े लोग चुप हो गए, जैसे कोई भारी चीज अभी अभी खत्म हुई हो। बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी, उनमें थकान थी, लेकिन साथ में संतुलन। बंधन टूट चुका है,
उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन वो रुका, आर्यव की तरफ देखा। हर बंधन की कीमत होती है। हवा एक पल के लिए रुक गई, सचमुच जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। इसका परिणाम, बूढ़े ने कहा, दोनों तरफ जाएगा। उसी पल घाटी में सब कुछ शांत हो गया। अचानक, पूरी तरह, न हवा, न आवाज, न पत्तों की हलचल, बस खामोशी। आर्यव ने अपनी मुट्ठी खोली। वो कीचेन अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन अब वो गर्म थी, जैसे उसमें कुछ अभी भी जिंदा हो। दूर कहीं, बहुत दूर, जैसे कोई गिरा या जैसे कोई खत्म हुआ। लेकिन यहां लुमथिर में कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच सामने आ चुका था, और सच हमेशा कुछ छोड़ जाता है। लुमथिर से लौटते वक्त रास्ता वही था, पेड़ वही, कच्चे रास्ते वही, आसमान वही धुंधला, लेकिन आर्यव के लिए सब कुछ बदल चुका था। वह अब उस आदमी जैसा नहीं था जो कुछ दिन पहले इस सफर पर निकला था। उसके भीतर कुछ टूट चुका था, और उसी टूटन के बीच एक अजीब सी स्थिरता भी जन्म ले चुकी थी। जैसे तूफान गुजर जाने के बाद समुद्र कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन उस शांति में भी गहराई छिपी होती है। नायरा उसके साथ थी, लेकिन दोनों के बीच अब शब्द कम हो गए थे। जो कुछ हुआ था उसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। कभी कभी कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो भाषा से बड़े होते हैं, और ये उन्हीं में से एक था। कार शहर की तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे जंगल पीछे छूट रहा था, फिर छोटे गांव, फिर सड़कें चौड़ी होने लगी, और आखिरकार शहर की हलचल फिर से सामने आने लगी। हॉर्न की आवाजें, लोगों की भीड़, रोशनी, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। लेकिन आर्यव को अब ये सब थोड़ा दूर सा लग रहा था, जैसे वह अब इस दुनिया का हिस्सा होते हुए भी पूरी तरह इसका हिस्सा नहीं रहा। उसके कानों में अब भी कभी कभी वही फुसफुसाहट गूंज जाती, हल्की, धुंधली, लेकिन अब वह उसे पहचानता था। वह डर नहीं था, वह बस एक याद थी। जब वे अपार्टमेंट पहुंचे, शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्की नीली रोशनी बची थी, जो धीरे धीरे अंधेरे में घुल रही थी। तो ठीक रहेगा? नायरा ने धीरे से पूछा। आर्यव ने उसकी तरफ देखा कुछ सेकंड, फिर हल्का सा सिर हिलाया। हां, अब सब खत्म हो चुका है। ये कहते वक्त उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके भीतर कहीं एक हल्की सी अनिश्चितता अब भी जिंदा थी। नायरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अगर कुछ भी अजीब लगे, कॉल करना, उसने बस इतना कहा। आर्यव ने हामी भरी और वो चली गई। अब वो अकेला था। अपार्टमेंट का दरवाजा उसके सामने था, वही दरवाजा जिसे उसने अनगिनत बार खोला था, बिना सोचे, बिना रुके। लेकिन आज उसका हाथ हैंडल पर ठिठक गया। क्यों, वो खुद नहीं जानता था। शायद आदत, या शायद एक आखिरी डर। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, अजीब नहीं, बस सामान्य अंधेरा। उसने लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका कदम वहीं रुक गया, क्योंकि सामने कुछ पड़ा था। राघव वह जमीन पर था। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत से लड़ते लड़ते गिरा हो। उसकी त्वचा पर निशान थे, गहरे, लाल और कुछ जगहों पर लगभग काले, जैसे किसी ने उसे बाहर से नहीं, अंदर से नोचा हो। आर्यव कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग खाली था, ना गुस्सा, ना डर, बस एक ठंडी समझ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। राघव अब भी हिल रहा था, हल्का हल्का। उसकी सांसें टूटी हुई थी, जैसे हर सांस एक लड़ाई हो।
उसने धीरे से आंखें खोली और आर्यव को देखा। उन आंखों में अब वो इंसान नहीं था जिसे वह जानता था। वहां सिर्फ डर था और पछतावा। तू, उसकी आवाज कांप रही थी। तू वापस आ गया। आर्यव ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसे देखता रहा। राघव की आंखों में पानी भर आया। मैं बस, उसने बोलने की कोशिश की। शब्द टूट रहे थे। मैं बस सब कुछ चाहता था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भारी नहीं थी। वो साफ थी, जैसे कोई हिसाब चुकाया जा रहा हो। तू खुश था, राघव ने धीरे से कहा। सब कुछ तेरे पास था। उसकी आवाज अब और कमजोर हो गई थी। मैं बस थोड़ा सा। वो रुक गया। शायद उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है, या शायद अब कहना बेकार था। आर्यव ने पहली बार बोला। उसकी आवाज धीमी थी। तूने पूछा होता। राघव ने हल्की सी हंसी निकाली, टूटी हुई। कुछ चीजें मांगी नहीं जाती। उसका शरीर एक बार फिर कांपा, ज्यादा तेज, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी खुली और उनमें एक आखिरी चीज चमकी। डर नहीं, दर्द नहीं, बस समझ। फिर सब रुक गया। उसकी सांसें थम गई, शरीर स्थिर हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं था। इसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अधूरा काम पूरा हो चुका हो, जैसे कोई बंद दरवाजा आखिरकार बंद हो गया हो। आर्यव कुछ देर तक वही खड़ा रहा। समय रुक गया था, या शायद वह महसूस करना बंद कर चुका था। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। वह कीचेन, वह मुस्कान, वह धोखा। लेकिन अब कोई सवाल नहीं बचा था। कोई क्यों नहीं, सिर्फ एक अंत। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला, आदत से, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह कीचेन गायब थी। एक पल के लिए उसने अपनी उंगलियों को महसूस किया, खाली, हल्की, जैसे कोई वजन हट गया हो। बंधन खत्म हो चुका था। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ गया, पर्दे हटाए, बाहर देखा। शहर वही था, लाइट्स, गाड़ियां, लोग। लेकिन आज कुछ अलग था। वहां कोई साया नहीं था, कोई लंबी आकृति नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ अंधेरा, साधारण सीधा अंधेरा। आर्यव ने गहरी सांस ली, शायद कई दिनों में पहली बार। लेकिन उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में एक हल्का सा एहसास अब भी था कि ऐसी कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस रुकती है, इंतजार करती हैं किसी और के लिए, किसी और शहर में, किसी और इंसान के लिए, और शायद किसी और की चैन के साथ। खिड़की के बाहर हवा हल्की सी हिली, जैसे किसी ने बहुत दूर से फुसफुसाया हो, इतना धीमा कि शब्द समझ ना आए, लेकिन एहसास साफ रहे। आर्यव ने आंखें बंद कर ली कुछ सेकंड, फिर खोली। अब वह अकेला था, सच में। और इस बार अकेलापन डर नहीं था, बस एक अंत था।